तो बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सुनाया और हमारे सहयोगी अखिलेश राय लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश राय, इस फैसले से दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। एक तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स हैं उन पर सवाल है और वो रद्द होते हैं, लेकिन जनता के अधिकार पर भी सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है कि जनता को अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो है, और यह आज स्थापित होता है एक बार फिर। बिल्कुल यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 में जब पहला इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया था, 2018 में ये एक्ट पास हुआ था, 2019 में जो आया था, तब से लेकर अब तक जितनी पार्टियों ने को पैसा जिन कंपनियों ने या जिन व्यक्तियों ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसको डिस्क्लोज कीजिए और इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डाले। और ये जानने का हक है आम जनता को, और जनता ये जाने कि किसको कितना पैसा मिला है उन राजनीतिक दलों को जिसको हम वोट दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहा है, और साथ में भी कहा है कि जो जिन्होंने अभी जिन पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया नहीं है उसको वापस किया जाए। वो पैसा वापस उन कंपनियों को जाएगा। अगर वो कंपनी चाहती है तो फिर पुराने सिस्टम के तहत उन पार्टियों को दे सकती हैं और वो जनता के सामने होगा। तो कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी को ही पूरा सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, यानी कि ये असंवैधानिक है। संविधान पीठ इन बिंदुओं पर सुनवाई कर रही थी, जिस दौरान कई दलीलें दी गई थी। केंद्र सरकार का कहना था कि हम उनके राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो लोग पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा हो सकता है। लेकिन सवाल यह था कि कई संशोधन ऐसे किए गए थे जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये बैलेंस नहीं दिखाता है। यह भी कहा गया कि जो पुरानी व्यवस्था थी कि अपने 3 साल कोई भी कंपनी अपने 3 साल के नेट प्रॉफिट का 7.5% तक ही चंदा दे सकती थी, उसको भी क्लॉज को हटा दिया गया था, और कोई भी कंपनी किसी तरह से और कितना भी चाहे तो पैसा दे सकती थी। तो ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको रद्द किया जाए। अब आज के बाद पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी, और ये जो 2000 तक का कैश में दिया जा सकता था वो लोग देंगे, बाकी देना होगा चेक से देंगी कंपनियां, और वो चीजें सार्वजनिक होगी, सबके सामने होंगी। तो ये जो जानने का हक है, सूचना का अधिकार है, इसको कर्व नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता जनता से। सूचना का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता, और ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि देश की जनता को पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो जब चाहे जो पूछना चाहे, जो जानकारी चाहे वो उसे प्राप्त होगी। और ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से है, जहां पर राज्यसभा चुनाव हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंसी हुई है। संजय सेठ को बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार बनाया है। थोड़ी ही देर में संजय सेठ पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। बीजेपी दफ्तर से नामांकन करने संजय सेठ जाएंगे सीधे विधानसभा। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी देखी जा रही है वो इस वक्त एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि संजय सेठ सीधे विधानसभा जाएंगे। बीजेपी दफ्तर से नामांकन करने के लिए संजय सेठ सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, थोड़ी ही देर में संजय सेठ जो हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। यूपी में राज्यसभा चुनाव जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है, आपके पास क्या बड़ी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जब नामांकन हुए, भाजपा ने नामांकन कराया, समाजवादी पार्टी ने नामांकन कराया, तो ऐसा लगा कि बड़ी शांति से ये चुनाव होने जा रहे हैं। पर कल के दिन जैसे पल्लवी पटेल ने पलड़ा बदला है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी तरफ से अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, दिख रहा है कि बीजेपी एकदम गेम के मोड पर आ गई है, मिशन कमल के मोड पर आ गई है। और सीधे सीधे एक अब जो 8वां उम्मीदवार बीजेपी उतार रही है, उस उम्मीदवार के पीछे गुणागणित भी है। जो अपेक्षित नंबर है, जो विधायकों की वोटिंग में अपेक्षित नंबर है, उसमें समाजवादी पार्टी पहले से ही एक विधायक कम थी। लेकिन अब की स्थिति में जो गुणागणित बनता दिख रहा है, बीजेपी ने उसमें बढ़त बनाने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक टेंशन देने के लिए समाजवादी पार्टी को अपना एक और उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में देखिए, जो चीज ध्यान देने वाली है वो है आरएलडी के जो विधायक है, आरएलडी के जो चुने हुए विधायक है, उनमें से 2 विधायक ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता है, संबल पे आरएलडी के विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये पूरा गुणागणित है। पल्लवी पटेल वोट करेंगी नहीं करेंगी, इस बारे में मैंने विधानसभा में सपा के सचेतक मनोज पांडे से बात किया तो उन्होंने कहा जो वोट नहीं करेगा वो समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में
में वो आश्वस्त है कि जो सपा के विधायक है वो सपा के पक्ष में वोट करेंगे, जो सपा के नंबर्स है वो सपा के संग रहेंगे। लेकिन ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम के नेता है, सपा के बड़े प्रवक्ता रह चुके हैं, पहले वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम विधायक है सपा के, वो फोन करके उनसे कह रहे हैं कि पीडीए को उम्मीदवार क्यों नहीं बताया, कोई मुस्लिम उम्मीदवार इस बार क्यों नहीं बुलाया। इन सब तमाम बातों के बीच में जो सुगबुगाहट है, क्या कोई फूट समाजवादी पार्टी में हो सकती है, ये आहट दिखाई दे रही है। और इसका जो मनोवैज्ञानिक एक फायदा उठाती हुई बीजेपी बिल्कुल देखना होगा कि आखिर नतीजे में होता क्या है, कौन वोट किसको देता है या कौन एब्सेंट हो जाता है। इस बीच सपा नेता मनोज पांडे का भी बयान सामने आया, सपा में रहना है तो पक्ष में वोट करना होगा, जिसे सपा में नहीं रहना है वो वोट ना करे। सपा में कोई फूट नहीं है, मनोज पांडे कह रहे हैं। पूरी सपा अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, मनोज पांडे की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि सपा एकजुट नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ऐसा कुछ समीकरण बनेगा कि उसका 8वां उम्मीदवार भी जीत जाए। और ऐसा क्यों हुआ है, एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यह है पल्लवी पटेल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिन उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो पीडीए कल्याण की जो बात समाजवादी पार्टी करती है उसके तहत नहीं है, इसलिए वो नाराज हैं, वो खफा हैं और वो वोट नहीं करना चाहती हैं। लेकिन अब उन्हें संदेश दे दिया गया मनोज पांडे की तरफ से कि अगर आप वोट नहीं करेंगी तो आप पार्टी की विधायक नहीं रहेंगी। बात करने के लिए विधानसभा में एक महत्वपूर्ण जो पद मिला हुआ है समाजवादी पार्टी के नेता, सचेतक विधानसभा में सपा के मनोज पांडे जी हमारे संग मौजूद है। सर, ये क्या गुड़ा गणित है, 8वां उम्मीदवार उतार दिया बीजेपी? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रवृत्ति है, काम करने का उसका ढंग है। और ये जग विदित है कि समाजवादी पार्टी 3 राज्यसभा सदस्यों के भेजने की पूरी संख्या रखती है और उसके पास पूरी संख्या है। और समाजवादी पार्टी के 3 घोषित राज्यसभा के प्रत्याशी जीतेंगे, निर्वाचित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, जरा गणित तो बताइए कि 3 जो आपकी जीतेंगे, क्या विधानसभा में विधायकों की स्थिति है, क्या गणित है? कोई गणित बताने की जरूरत नहीं है, जो संख्या बल है हमारा वही गणित है हमारी। और अब तो आरएलडी चला गया साथ से, पल्लवी पटेल भी आंखें दिखा रही हैं कल से, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बड़े सुर्ख अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी में जिसको रहना होगा वो सपोर्ट करेगा। और क्या लगता है कि इस पूरी स्थिति में जो संजय सेठ को वो लोग उतार रहे हैं, क्या करना चाह रहा है बीजेपी? कोई साइकोलॉजिकल गेम खेल ली क्या? वही जो दिल्ली में हो रहा है वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप क्या लगता है, आप लोग बड़े आश्वस्त हैं कि आप लोग जीतने वाले हैं? समाजवादी पार्टी की अपनी संख्या बल के अनुसार हम इसको जीतेंगे, कोई इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सपा के सर पहले बड़े नेता रहे, समय आईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि कल मुस्लिम विधायकों ने फोन करके उनसे पूछा है कि पीडीए क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा, हम भी विरोध दर्ज करेंगे। क्या लगता है, कोई फूट की संभावना सपा में लग रही है क्या? ऐसे हमारे किसी विधायक ने, किसी नेता ने, वो अपने हिसाब से। संदेश काली का रिपोर्ट मेरे पास आया है, कुछ जगह में कुछ बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को परिषद में अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये तो एक ड्रामा है। पद आज उन्होंने दे दिया, वो स्वीकार कर लें, फिर 2 दिन के बाद बना देंगे। वो तो कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। एमएलसी से इस्तीफा दें, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे तुरंत रद्द करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही 12 अप्रैल 2019 से पूरी जानकारी देनी होगी एसबीआई को। पार्टियां एसबीआई को जानकारी देंगी, एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी देगा। चुनाव आयोग को एसबीआई की तरफ से जानकारी सौंपने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। यह हम आपको बता दें, एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर जानकारी देनी होगी। चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है और बड़ी बातें कही है। 5 साल का जो पूरा लेखा जोखा है, यानी कि 5 सालों में कितना फंड हुआ है, ये जो तमाम जानकारी है ये एसबीआई को देनी होगी। बीते पूरे 5 सालों के चंदे का हिसाब देना होगा और इसके लिए बकायदा 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। एसबीआई ये तमाम जानकारी सार्वजनिक करेगा, साझा करेगा कि पिछले 5 सालों में किस किस क्या क्या फंडिंग हुई है, यानी कि कितनी फंडिंग हुई है। 3 हफ्ते में सारी जानकारी एकत्रित करेगा और उसके बाद इसे सार्वजनिक करेगा, यानी कि पब्लिकली करेगा। से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफ़ी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपये से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट।
देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमारी जो फंडिंग है, पॉलिटिकल फंडिंग, उसको साफ सुथरा बनाने में, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने में, जो पिछले 5-7 साल से जब से ये स्कीम आई थी और बदतर हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए अब बहुत इसमें ये एक ज़बरदस्त फिलिप मिला है उसको। और अब जो भी फंडिंग है वो पब्लिक के नॉलेज में रहेगी। और जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत भी जो फंडिंग हुई थी, 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा कलेक्ट करना है और उसके 1 हफ्ते बाद अपने वेबसाइट पर डालना है। मतलब कोर्ट का इंटेंट ये है कि ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब कोई भी सिटीजन उसको आके वेबसाइट पे देख सकता है कि किसने किसको फंड किया, किस पार्टी को कितने पैसे मिले, किस प्राइवेट एंटिटी से मिले। तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर का जो प्रॉमिस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल एंड तक ले गए हैं। सिर्फ ये नहीं कहा कि स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भी इसके अंदर पैसे आए हैं उसका आप डिस्क्लोजर कीजिए, पब्लिक को पता चले कि कैसे किसके पास पैसे गए हैं।